नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरी वीडियो चैनल से रिलेटेड, जिसमें आप बेसिकली मेरी लाइफ के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। पहली वीडियो में हमने देखा था कि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से चैनल आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है। और इसके बाद हम आज की वीडियो में बात करेंगे बेसिकली मेरी लाइफ का जो बेस था, यानी जो मेरी बेसिक अपब्रिंगिंग हुई वो किस तरीके से हुई, मैंने अपने लाइफ को किस तरीके से बड़े होते हुए किस तरीके से जिया, उससे क्या क्या सीखा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। दो एक छोटे मोटे किस्से आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपको लाइफ में समझने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन के रूप में इस वीडियो को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं आज जिस भी हालात में हूँ या जहाँ पर पहुँचा हूँ तो उसमें किस तरीके से मैं वहाँ तक आया हूँ, और कुछ घटनाएं मैं आपके लिए शेयर करूँगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी लाइफ में सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा मेरा जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 दिसंबर 1989 को, यानी 18 दिसंबर 1989 को। ये मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है और सुबह 8 बजे मैं पैदा हुआ था। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं मेरी माँ को सबसे पहले 14 से 18 घंटे तक का पेन झेलना पड़ा था, क्योंकि मेरी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। उस टाइम पर हॉस्पिटल्स का इतना कल्चर नहीं होता था, या होता भी था तो हमारी फैमिली उस लेवल पे नहीं थी कि हम हॉस्पिटल्स पे मतलब बेसिकली लेके जा सकें। तो मेरी माँ की जो डिलीवरी हुई थी वो बेसिकली एक नॉर्मल डिलीवरी थी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और फिर 18 दिसंबर 1989 को मेरा जन्म हुआ। कहीं ना कहीं उस टाइम बहुत ही ठंड थी और साथ में थोड़ा आंधी तूफान भी चल रहा था। फिर मेरे पैदा होने के बाद जस्ट बाद मेरे नाना जी की गवर्नमेंट जॉब थी और मैं कलकत्ता चला गया। वहाँ से अपने जस्ट गांव मेरा यूपी में आजमगढ़ ज़िला पड़ता है, तो वहाँ गांव था। वहाँ से फिर मैं जस्ट अपनी माँ के साथ काफ़ी छोटा ही था, 8-10 महीने का वहाँ पर था। उसके बाद फिर मैं अपने नाना जी के पास कलकत्ता, उस टाइम पे आज के कोलकाता को उस टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, वहाँ शिफ्ट हो गया था। जिनकी काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, वो कहीं ना कहीं अपने एक न्यू सेंट्रल जूट मिल थी उस टाइम पे, वहाँ पर वो कैशियर का काम करते थे। उस टाइम पे उनको हाजरी बाबू बोला जाता था। तो वो अटेंडेंस लेते थे और कैश जो है वो मजदूरों को बांटने का काम करते थे। अच्छी रैपो थी उनकी वहाँ पर अपने बेसिकली मिल में, और काफ़ी अच्छी वहाँ पर मेरे को अपब्रिंगिंग मिली। मैं करीब वहाँ 1-1.5 साल रहा। जब मैं पैदा हुआ तो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने अच्छा खान पान मिला, सब कुछ हुआ, तो काफ़ी मैं हट्टा कट्टा मजबूत हो गया था। उसके बाद फिर मैं 1-1.5 साल वहाँ रहा। उसके बाद जस्ट बैक टू दिल्ली आया मैं अपने मम्मी पापा के पास। मतलब मम्मी लेके गई थी, बट मम्मी फिर वापस दिल्ली लेकर आ गई जहाँ पापा रहते थे। तो फिर दिल्ली आने के बाद धीरे धीरे मेरी अपब्रिंगिंग स्टार्ट हुई। मेरे को एक संजय मॉडल करके स्कूल था, उसमें एडमिशन कराया गया, प्राइवेट स्कूल जिसमें मैं पढ़ता रहता था। और पढ़ने के बाद मतलब डे टू डे लाइफ था बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे तो इतना ध्यान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट रहता नहीं था, बट हाँ मेरा माइंड अच्छा था, शार्प था, तो मैं जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेता था। और पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी बहुत हुई, जहाँ तक मुझे याद है मैं शायद LKG UKG तक यहाँ पर पढ़ा था, फर्स्ट क्लास तक शायद पढ़ा था। और उसके बाद फिर मैं बेसिकली वापस अपनी मौसी की शादी जो कि 1996 या 7 में थी, वापस गांव चला गया था, अपनी नानी गांव, जहां पर मेरी मौसी जी की शादी थी। ठीक है, तो उसी नानी गांव जब मैं गया था तो उसी समय पर मेरी माँ ने, क्योंकि मैं यहाँ बहुत शरारत करता था और कहीं ना कहीं पिताजी मुझे काफ़ी उस चीज़ के लिए मारते थे, तो इस वजह से मेरी मम्मी ने मेरे को मेरे नाना जी के पास उस शादी के दौरान ही, जब शादी ख़त्म हुई मौसी की, तो उनके साथ ही कलकत्ता रवाना कर दिया, भेज दिया, ताकि मैं वहाँ जाकर कुछ पढ़ सकूँ, कुछ सीख सकूँ, एक अच्छा इंसान बन सकूँ। और लाइफ में ये जितनी भी चीज़ें हैं कि मतलब मार पिटाई हो रही है, हरकतें कर रहा हूँ, अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, संगत अच्छी नहीं, तो उसकी वजह से पापा मारते थे, फिर मैं रोता था, तो मम्मी को कहीं ना कहीं पेन होता था। तो उन्होंने नाना जी के पास भेज दिया कि कहीं ना कहीं नाना हाईली एजुकेटेड है, अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ है, तो इस बच्चे की परवरिश अच्छी होगी और ये अच्छा ग्रोथ करेगा लाइफ में और अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, तो अच्छा इंसान बनेगा। तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ पर करीब 1996 से या 7 से 2003 तक रहा, जहाँ पर जो मेरा कोर है, जो बेस है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ पर उसी एनवायरनमेंट की वजह से हूँ। तो जहाँ मैं रहता था वो बेसिकली चूँकि नाना जी की गवर्नमेंट जॉब थी, तो एक बेसिकली गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले हुए थे उनको, 2 BHK फ्लैट मिला हुआ था, जिसमें जो बिल्डिंग्स थी उनके चारों तरफ बिल्डिंग थी, बीच में एक पार्क या आप कह सकते हो ग्राउंड था, जिसमें हम काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते थे, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत अच्छे गेम्स होते थे आउटडोर। अब तो लोग इंडोर गेम्स में ही बच्चे फंसे रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे आउटडोर गेम्स होता था जिससे शरीर काफ़ी मजबूत होता था। और अपब्रिंगिंग भी बहुत ही, मतलब 4 लोगों से मिलने के बाद अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी बुद्धि खुलती है। तो मैं वहाँ पर अपने टाइम पे, जैसा कि नाम पड़ा हुआ है सचिन, ये मेरी मौसी का दिया हुआ नाम है, क्योंकि उस टाइम सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था 1989 में, तो उसी साल मतलब मेरी मौसी ने मेरा नाम सचिन रखा था। नहीं तो मेरा ओरिजिनल नाम है जो वो सूर्य प्रकाश यादव करके था, जो कि बहुत ही पुराना नाम लगता है, बट मेरी मौसी ने मेरे को फिर नाम दिया सचिन यादव। तो
सचिन नाम पड़ा तो उसका असर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, नाम का असर अपने पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है। तो मेरी क्रिकेट मेरा बहुत अच्छा था, मैं खेलता था क्रिकेट, काफ़ी एंजॉय करता था। और वो जो ग्राउंड था क्रिकेट खेलने के बाद उसके चारों तरफ पॉन्ड थे, तालाब थे, तो होली के टाइम पे हम उसमें नहाया वगैरह भी करते थे, बहुत एंजॉय करते थे, साइकिलिंग करते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। और करीब करीब 6-7 साल मैंने वहाँ बिताया। मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई। मेरा जो स्कूल था वो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का होता था। वहाँ पर जो स्कूल हुआ करते थे वो 10 साढ़े 10 बजे से शाम को 3 साढ़े 3 4 बजे तक होते थे। तो बेसिकली मेरे नाना की एक थॉट थी कि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ सकता है। और हालांकि पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एक थॉट थी कि प्राइवेट में क्यों पढ़ाना है बच्चे को, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी उसी तरीके से पढ़ेगा जैसे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और उनकी बात बिल्कुल सही थी, सटीक बैठी। तो स्टार्टिंग में जब मैं गया था मेरे नाना मुझे बहुत फोर्स करते थे, मेरे को 1-2 बार उन्होंने बहुत तेज थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से मेरी नानी जी जो थी वो मेरे को मतलब नाना जी को बहुत ज़्यादा सुनाने लग गई कि भाई आपने क्यों इतना मारा, मैं अपने जो नाती है उसको मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ, वो अपने आप पढ़ाई करेगा, मैं ट्यूशन लगा दूँगा, आपको मारने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद से नाना ने कान पकड़ लिया कि भाई आज के बाद इसको नहीं मारना है। और कहीं ना कहीं उनके मारना छोड़ने के बाद उनकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई। और फिर तो ऐसा होता था कि जिस दिन क्रिकेट आता था वो बोलते थे बेटा छुट्टी कर ले अगर तेरा जाने का मन नहीं है, तो गोद में लेके मुझे साथ में क्रिकेट हम लोग देखा करते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे। और साथ में धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन्होंने जब मेरे ऊपर विश्वास दिखाया तो वो एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा तू मार्क्स अच्छे लेके आ पढ़ाई से, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तू चाहे पढ़ाई जिस भी तरीके से कर। तो मैं क्या करता था, मैं माइंड बहुत अच्छा था, शार्प था, तो मैं ये नहीं कि पूरे साल भर पढ़ता था, मैं लास्ट के 3 या 4 महीने में अच्छी पढ़ाई करता था और साल भर का सिलेबस पूरा करता था। और चीज़ों को मतलब यूँ नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था बट इतना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इतना था कि सिलेबस कवर करता हुआ चलता था और जो होमवर्क वगैरह था उसको पूरा करता हुआ चलता था। और गवर्नमेंट स्कूल था तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होता नहीं था, तो धीरे धीरे ग्रैब करता गया और महीने के जो एंड ऑफ द ईयर होता था वहाँ पर अच्छा पिकअप पकड़ता था मैं। और लास्ट के 3-4 महीने में बहुत हार्ड वर्क करता था और फिर मेरे को अच्छे मार्क्स लाइक 70-80-90% के आसपास आ जाते थे, जिससे नाना भी खुश रहते थे। तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी, उन्होंने मेरे को मारना छोड़ दिया था और मैंने पढ़ाई करना अपने आप स्टार्ट कर दिया था। तो उनको भी मेरे से प्रॉब्लम नहीं थी कि ये पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर पढ़ रहा है तो उसको क्यों ही मारना है। और मेरा भी था कि भाई नाना इतना प्यार करता है तो उनके लिए मेहनत करनी है। तो वहाँ से मेरी एक थॉट डेवलप हुई कि नहीं यार, अगर कोई इंसान आपके लिए कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, आपके गार्जियंस आपके लिए कर रहे हैं, जबकि वो उस टाइम पे मेरे गार्जियन थे, अगर वो मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। ये थॉट मेरी अपने आप डेवलप हुई। तो इस तरीके से, और चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे वहाँ लड़ाई झगड़े खूब होते थे, तो वहाँ से थोड़ा सा एक मन का जो डर था, जो आपस में लड़ाई झगड़े में एक डर होता है ना, बच्चा कहीं सहम जाता है, वो चीज़ भी खत्म हो गई। प्लस उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे नाना जी बोलते थे बेटा डरना नहीं है, किसी से के लड़ाई हो पहले हाथ छोड़ो मत, बाद में सामने वालों को छोड़ो मत। अगर उसने हाथ छोड़ दिया पहले तो फिर बाद में उसको पहले छेड़ो मत, बाद में छोड़ो मत। तो बहुत ही अच्छा था। लड़ाई झगड़े में भी एक रैपो बनी हुई थी, जहाँ भी जाते थे सचिन भाई करके नाम होता था और सारी चीज़ें मतलब एक अच्छा इमेज बना हुआ था अपने फ्रेंड सर्कल में भी और पढ़ाई वाले जो फ्रेंड्स थे उनके साथ भी। तो पढ़ाई में भी ओवरऑल मैं ठीक ठाक था, अच्छा था, और लड़ाई झगड़े और खेल कूद में भी अच्छा था। तो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हुई मेरी वहाँ पे 6-7 साल में। फिर उसके बाद मेरे नाना जी रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के बाद 1-2 साल तक वो और वहाँ पर इस उम्मीद में रहे कि कहीं ना कहीं मिल जो है वो खुले, और क्योंकि मिल में स्ट्राइक पड़ गई थी और नया मालिक आ गया था तो वो चीज़ें उलझ गई थी। तो उनका था कहीं ना कहीं अगर ये ख़त्म हो तो फिर मैं आगे यहाँ रहूँ। लेकिन 2 साल वेट करने के बाद भी जब उनको पता चला कि अब ये मिल नहीं खुलने वाली और चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया मेरे मामा जी के आग्रह पे और मेरी मौसी वगैरह के कहने पे कि भाई इलाहाबाद में जहाँ मामा रहते हैं वहीं पर शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि मामा जी वहाँ पर एक नया घर बना रहे थे और उनकी शादी वादी भी पड़ी थी। तो बेसिकली धीरे धीरे हम लोग वहाँ शिफ्ट करना स्टार्ट हुए। तो मेरे नाना जी का तो प्लान था कि मैं सचिन को अपने साथ ही रखूँगा इलाहाबाद, लेकिन मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बोल रहे थे कि बेटा देखो अब मैं कमाता नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा को बोलो कि वो कम से कम पढ़ाई का एजुकेशन का खर्चा दें और बाकी मैं खाने पीने का खर्चा तो देख लूँगा। बट सर्कमस्टेंसेस किन्हीं वजहों की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई और मुझे वापस बैक टू दिल्ली आना पड़ा। और क्या वो वजह थी वो कभी फ्यूचर में डिसाइड करेंगे, मतलब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं किसी वजह से वहाँ पर रह नहीं पाया। तो मैं और नाना जी वापस में जब बिछड़ रहे थे तो बिछड़ते वक्त हम बहुत ही मतलब फूट के रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक इमोशनल अटैचमेंट भी मेरा नाना जी से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था साथ रहते रहते। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया। क्योंकि मेरे को जो टीसी आने वाली थी गवर्नमेंट स्कूल से वो प्रॉपर्ली आ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं 7th क्लास में बीच में ही ड्रॉप करके स्कूल को छोड़ के इलाहाबाद आ गया था, क्योंकि मामा जी की शादी पड़ गई थी और वहाँ घर भी बन रहा था। तो जल्दी से घर बनवाना था, तो नाना जी वगैरह बीच में ही आ गए थे, तो जिसकी वजह से मेरा वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी और स्कूल वालों ने डिग्री यानी जो सर्टिफिकेशन है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो दिया नहीं। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ दिल्ली में एडमिशन होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस चक्कर में मेरे पिताजी ने मुझे लास्ट में एंड ऑफ द अगस्त
मतलब सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है दिल्ली में, बट अगस्त में मेरा एडमिशन करवाया एक प्राइवेट स्कूल में जिसका नाम था अवध पब्लिक स्कूल। तो अवध पब्लिक स्कूल में मैं चूँकि सबसे लास्ट में गया था तो कहीं ना कहीं सिलेबस मेरा काफ़ी पीछे हुआ था, और जब मैं आया था तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी। मुझे याद नहीं है शायद किन्हीं वजहों से, शायद गर्मी की वजह से क्यों मेरे बाल भी बनवा दिए गए थे, यानी मुझे पूरा टकला कर दिया गया था, जिसकी वजह से बच्चे बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत उपहास मेरा बनाते थे। तो जब मैं आया तो वो स्कूल नया स्टार्ट हुआ था, हाईएस्ट क्लास अप टू 8 तक स्कूल था वो, और हाईएस्ट क्लास उसमें 8 ही थी। और 8th क्लास के अंदर जब मैं आया तो बच्चे बड़ा मजाक उड़ाते थे, तो मेरा 1-2 बार बच्चों से लड़ाई हुई, और लड़ाई के अंदर फिर अच्छी तरीके से उनकी तोड़ाई की। फिर उसके बाद वो लाइन पे आए, और लाइन पे आने के बाद फिर मुझे एक वहाँ से सिक्योरिटी मिली, तो फिर मैं पढ़ाई पे फोकस कर सका। और पढ़ाई पे जब मैंने फोकस किया तो आप बिलीव मानिए, मैं इस वीडियो में बिल्कुल एकदम सच बात बोलूँगा, ये बिल्कुल दिल से दिल तक बात पहुँचने वाली है कि सिर्फ अगस्त के बाद सितंबर में पेपर होता था। 1.5 से 2 महीने में मैंने पूरा सिलेबस भी ख़त्म किया, और मेरी 2nd पोजीशन आई थी उस क्लास में, मेरी 2nd पोजीशन आई थी, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से पढ़ाई में बिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। और उसी दौरान हमें एक टीचर मिले थे जिनका नाम था कमलेश राय। इट्स नॉट रॉय, इट्स RAI राय। कमलेश सर मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आज भी, क्योंकि आज मेरी जो भी मैथ है, उससे पहले मेरी मैथ बहुत कमज़ोर थी, तो उनके साथ मैंने 1 साल बहुत मेहनत की। और उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि मतलब मैं सबका तो नहीं कह सकता, बट मेरे क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनकी तरफ अट्रैक्टेड थे, वेदर गर्ल्स और बॉयज़। उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी, जब वो लिखते थे तो कर्सिव राइटिंग में लिखते थे, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, काफ़ी हैंडसम दिखते थे, तो हम लोग एक अट्रैक्टेड थे कि यार इनके लिए कुछ करना है, ये हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमें भी इनके लिए करना है। और ये मेरा प्राइवेट स्कूल का पहला एक्सपोजर था, मतलब प्राइवेट स्कूल में मैं पहली बार पढ़ रहा था, तो एक प्राइवेट का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पर्टिकुलरली उस स्कूल का। मुझे और स्कूलों का तो पता नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में चला गया था, लेकिन उस स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर जब मैं फर्स्ट टर्म में, उस टाइम हमारे टाइम पे 3 टर्म होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म होता था। फर्स्ट टर्म हमारा अराउंड सितंबर के आसपास, सेकंड टर्म दिसंबर में 3 महीने के बाद, और फिर फाइनल टर्म मार्च में होता था। तो फर्स्ट टर्म में तो मेरी पोजीशन 2nd आ गई थी, मैं 2 या 3 नंबर से जो फर्स्ट आने वाली लड़की थी, जो कि सर की बेटी भी थी, शायद इस वजह से भी मेरे 2-3 नंबर कम कर दिए गए थे, मैं कह नहीं सकता, तो उनसे बस मैं 2-3 नंबर पीछे था। उसके बाद फिर मैं बेसिकली अगली जो सेकंड टर्म आया मेरा, उससे पहले मैं अपने पापा को रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि सभी बच्चे कमलेश सर के पास ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो मुझे ट्यूशन की ज़रूरत थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं, बट फिर भी मेरा मन था कि मैं उनके साथ ट्यूशन पढ़ूँ, जिससे उनसे ज़्यादा और इंटरेक्ट कर सकूँ, क्योंकि उनके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता था। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो मैंने पापा को रिक्वेस्ट की, बट पापा ने मना कर दिया। तो मेरे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, बट पापा तब भी नहीं माने मेरे। तो मैंने भी एक वहाँ पर डिसाइड किया, कठोर फैसला लिया कि मैं आते हुए भी पेपर में नहीं लिखूँगा। और मैंने वही किया। जब मेरा फाइनल पेपर था तो मैंने मतलब जो सेकेंड टर्म का मेरा पेपर आने वाले थे, तो उन पेपरों में मैंने उससे जस्ट पहले पढ़ाई एकदम ही छोड़ दी थी, और 1-2 दिन पहले बस रात भर जाग के पढ़ता था। और वहाँ जब मैं गया था तो मुझे नींद आने लग जाती थी पेपरों में, और मैं लिखता भी नहीं था, छोड़ के चला जाता। तो बस इतना कर लेता था कि पास हो जाऊँ। तो मैं किसी तरीके से ले दे के पास हो गया था, 33% मार्क्स के आसपास आ गया था और मैं पास हो गया था। तो ये चीज़ पापा को बहुत ही शौक लगी कि भाई फर्स्ट टर्म में तो ये सेकंड आया, और उसके बाद 2-3 नंबरों से ही रहा था, नहीं तो ये फर्स्ट आता। तो अभी सेकंड टर्म में क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने उनको वापस बोला कि पापा आपने जो कमलेश सर के पास नहीं पढ़ने दिया वो मेरी जिद थी, मुझे पढ़ना था। अब आप लोग बोलेंगे आपके हिसाब से जिद गलत है, बट ऐसा नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी इंसान किसी आदमी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, और ऐसा मेरे साथ नहीं था, पूरी क्लास के साथ था। उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि हम सभी उनसे ऑब्सेस्ड थे। तो उनको मतलब अपने पास रखने के लिए या मैं उनके पास रहने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता था उनकी वजह से मैथ बहुत अच्छी होती जा रही थी मेरी। तो मेरा था अगर मैथ अच्छी हो सकती तो क्यों ना साइंस भी अच्छी की जाए, SST भी अच्छी की, सारी चीज़ें अच्छी की जाए। और एक ट्यूशन का कहीं ना कहीं आप मानिए अलग ही फ़र्क पड़ता है। तो मैंने बेसिकली उनसे ट्यूशन पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट की, बट पापा नहीं माने। तो फिर मैंने इस तरीके का रुख इख्तियार किया। अब ये आप जज कीजिएगा कि सही है या गलत है, बट मैंने इस तरीके का रुख इख्तियार किया था। इसके बाद फिर सेकेंड टर्म के बाद पापा फिर थक हार के उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि फाइनल टर्म में भी ऐसा ना करे, तो उन्होंने ट्यूशन लगवा दिया। और वही जब सितंबर के बाद मैंने ट्यूशन पकड़ा, फिर मैंने स्पीड पकड़ी अपनी, और स्पीड पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ में जो मेंसुरेशन चैप्टर है, और भी जो चैप्टर परसेंटेज और भी चीज़ें, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ के, अप टू 8, 9, 10 सारी क्लासेस की बुक्स को ख़त्म किया, एक्स्ट्रा बुक्स भी ख़त्म की, और बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था मैथ्स का। क्योंकि उससे पहले मैथ से मैं बहुत घबराता था। जब मैं कैलकाटा में पढ़ता था 7th क्लास तक, मतलब
सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन मैथ में समझ लीजिए डर डर के मार्क्स आते थे। पासिंग मार्क्स लेना भी बड़ा मुश्किल होता था, वही रट्टा मार के, मतलब क्वेश्चन लिमिटेड होते थे तो उनको रट मार के भी 50-55% मार्क्स आते थे, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाती थी, 70-80 रह जाती थी, नहीं तो मैं 90 भी क्रॉस कर जाता। बट ये प्रॉब्लम भी कमलेश सर ने दूर कर दी और मैथ्स का जो डर था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने जो फाइनल टर्म था उसमें भी सेकंड पोजीशन आई मेरी, और वो भी फिर से मैं 2-3 नंबरों से रह गया, क्योंकि जो मिड टर्म के मार्क्स थे वो भी जुड़ते थे, और मिड टर्म में तो मैंने बिल्कुल ही कह सकते हैं आपने ख़राब कर दिया था मामला, जिसकी वजह से थोड़ा रह गया। नहीं तो इस बार फाइनली मैं सर की जो बेटी थी जो पहले टर्म में फर्स्ट आई थी, वही फाइनल टर्म में भी फर्स्ट आई थी, उससे भी आगे निकल जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने मिडिल टर्म में मेहनत नहीं की और कुछ जिद की वजह से रह गया मैं। तो फाइनली फिर भी मैं सेकंड आया और मुझे मेडल वगैरह मिला। वहाँ से क्लास में मेरी जो ग्रोथ थी उसकी वजह से मेरी लाइफ में, मेरी माइंड में एक इमेज बनी कि नहीं सचिन, तेरे अंदर भी दम है तो कुछ कर सकता है। और वहीं से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जिसमें जो मतलब एक अच्छा स्टूडेंट बनने का जो बेस था पहले भी था, लेकिन पहले एक आप कह सकते हैं पढ़ाई को लेकर इतना रुझान नहीं था। लेकिन ये जो क्लास गई, इस क्लास के बाद हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया था, मेरा ही नहीं, बहुत सारे बच्चों जो मेरी क्लासमेट से मैंने सबसे बात की है, आज भी उनमें से कुछ 1-2 बच्चे टच में हैं मेरे फ्रेंड्स, तो उनसे बात हो तो मतलब एनवायरनमेंट ही अलग था उस क्लास का। यहाँ तक कि जब हम बिछड़ रहे थे, हमारा क्लास अलग हो रही थी, तो हमने प्रिंसिपल सर से ये तक बोला था कि सर आप ना क्लासेस को एक्सटेंड कर दीजिए, 9th-10th भी खोल लीजिए, भले ही आपका स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं रहेगा 9th-10th के लिए, तब भी हम पढ़ेंगे। कईयों के पेरेंट्स भी राजी हो गए थे, बट कुछ रीज़न से मेजोरिटी राजी नहीं थी, फिर तो कुछ एनवायरनमेंट बन नहीं पाया, और फिर सर ने भी उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया आइडिया कि नहीं करना है कि जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा। और फिर इस तरीके से वहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स अलग हो गए। लेकिन जब हम अलग हो रहे थे उससे पहले हम एक दूसरे को मतलब बिछड़ने की वजह से रो रहे थे, गाने सुना रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मतलब वो एनवायरनमेंट मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरी लाइफ की एक ऐसी क्लास थी जिसको मैं बार बार जीना चाहूँगा। और यहाँ तक के बाद अब जो सफ़र शुरू होगा मेरा, वो सफ़र हिंदी नहीं, अंग्रेजी के SUFFER वाला सफ़र, यानी स्ट्रगल एज ए स्टूडेंट स्टार्ट होगा, जो मैं आपको बताऊंगा। और यहीं पर आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से उस सिचुएशन को मैं हैंडल करूंगा या टैकल करूंगा। मैं इसके बाद चूँकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था पढ़ाई को लेके, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लूँगा, क्योंकि पापा का विचार था कि अब हम TC मिल चुकी है तो गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन लेंगे। तो मेरे क्लासमेट बाकी सारे आसपास के नियर बाई स्कूल में जाने के लिए तैयार हुए, बट मेरा था कि मैं किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लूँगा। तो मैंने जिद की कि मैं पश्चिम बिहार दिल्ली के अंदर एक स्कूल है न्यू मुल्तान नगर, वहाँ पर एडमिशन लूँगा, जो कि कॉमर्स का उस टाइम पे बेस्ट स्कूल था, और मुझे कॉमर्स ही लेनी पड़ी। हालांकि मेरा मूड साइंस लेने का था, बट 10th में क्योंकि परसेंटेज भी बहुत अच्छी नहीं आ पाई थी, 10th तो बाद में आएगी, पहले हम 9th की बात करते हैं। 8th में परसेंटेज अच्छी थी मेरी, अराउंड 70-80% के आसपास मार्क्स थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैं एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लूँगा, तो मतलब 9th में मैंने पश्चिम बिहार मुल्तान नगर में एडमिशन लेने का सोचा। तो पापा को मैंने बहुत जिद की कि पापा एडमिशन लेना है यहाँ पे। तो पापा हालांकि उतने दूर भेजना नहीं चाहते थे, बट उन्होंने मेरी जिद के आगे फिर बोला कि चलो ठीक है, बच्चा भी पढ़ने में अच्छा है और जिद कर रहा है तो कोई बात नहीं। बट उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें साइकिल से जाना पड़ेगा, और वो स्कूल हमारे घर से 15 से 20 किलोमीटर पड़ता था। तो सोचिए आप 15 से 20 किलोमीटर, पहला तो मेरा संघर्ष ये था कि 15-20 किलोमीटर मुझे साइकिल चला के जाना पड़ता था। और ये बात थी करीब 2006 की, 2005-6 के 2003-4 के सेशन की बात है, ये 2003-4 के सेशन की बात है, और मुझे साइकिल चला के 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता था। और किसी तरीके से एडमिशन टेस्ट हुआ मेरा, और टेस्ट लेने के बाद कुछ पापा की अप्रोच थी थोड़ी बहुत वहाँ पर, तो उससे भी मिला जुला कर, क्योंकि उस टाइम कंडीशन थी कि जो वहाँ के रेसिडेंट्स थे, आसपास के रहने वाले लोग थे, उन्हीं को उस स्कूल में एडमिशन मिलता था, क्योंकि काफ़ी अच्छा जाना माना स्कूल था कॉमर्स में वो। तो आसपास के लोगों के अलावा बाहरी किसी को एडमिशन नहीं मिलता था। बट मेरे पापा की अप्रोच होने की वजह से मेरा टेस्ट लिया गया, और फिर टेस्ट में मैं फाइनली सक्सेसफुल हुआ। मेरी परसेंटेज देखी गई कि अच्छी परसेंटेज है, 70-80% के आसपास। तो फिर मेरा फाइनली वहाँ एडमिशन हुआ, और जब एडमिशन हुआ मुझे आज भी याद है, वो थर्सडे का ही दिन था। मैं बहुत खुश था, लेकिन एक चीज़ मुझे पता नहीं थी कि अब मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मैंने एडमिशन ले तो लिया, बट कहीं ना कहीं उस स्कूल में मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट स्कूलों में कई सारे सेक्शन होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, बट गवर्नमेंट में बच्चे भर भर के होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन की तो कोई तादाद है नहीं, जितने मर्जी ले लो। तो जो मेरा एडमिशन हुआ उसके बाद मैं फर्स्ट टर्म में तो फर्स्ट आया, और फर्स्ट टर्म में 9th क्लास में सेक्शन A में होने के बाद, फर्स्ट आने के बाद वहीं से मेरे अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ गया। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरे अंदर घमंड आ गया था, और मैं सेकंड आया था वहाँ पे भी। तो मुझे लगा अब यार मैं फेल तो हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा कौन है, मैं पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ूंगा, मैं तो परसेंटेज के लिए पढ़ूंगा। तो मैंने ये सोच के कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना कम कर दिया। और
कहीं ना कहीं पापा ने भी ट्यूशन वगैरह कमलेश सर वगैरह के पास से छुड़वा दिया था, उनसे टच काफ़ी कम हो गया था। मिलते थे बट बहुत रेयर मिलते थे, और हल्का फुल्का वही कभी कभार हो जाता था, इतना ट्यूशन वगैरह का भी सपोर्ट नहीं था। बट तभी मार्क्स अच्छे आ गए थे। लेकिन क्या हुआ कि ट्यूशन पढ़ना चलता रहता था बीच बीच में, वो फ्री में भी पढ़ा देते थे क्योंकि उनके साथ एक अलग ही अटैचमेंट था, मेरा सबसे हाईएस्ट लेवल का अटैचमेंट था, तो वो पढ़ा दिया करते थे। थोड़ा बहुत कभी कभार मैं भी अपने पास से कुछ सेविंग करके दे देता था ट्यूशन के रूप में कि भाई वो पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट आया, बहुत खुश हुआ, सर को बताया, फैमिली को बताया, सब खुश हुए। लेकिन उसके बाद से मेरे अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ गया, और वो घमंड ही मुझे लेट हुआ। सेकंड टर्म में फिर वही, मैंने बताया ना 3 टर्म होते थे। सेकंड टर्म में क्या हुआ कि सेकंड टर्म में मैं फिर वही मुँह के बल गिरा, क्योंकि मैंने पढ़ाई करनी छोड़ दी थी। और प्राइवेट में तो टीचर अच्छी तरीके से क्लासेस देते हैं, गवर्नमेंट में टीचर भी उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ टॉपर्स के बीच में मैं गुमनाम हो गया, क्योंकि कई सेक्शन थे, उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टॉपर्स होते थे। कईयों की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा थी मेरे से, तो जो दूसरे सेक्शन में टॉपर्स आए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनकी तो थर्ड पोजीशन वाले की परसेंटेज भी मेरे से ज़्यादा थी। तो वहाँ से एक तो ये बहुत ही बड़ा झटका लगा, जो मैं सेकंड टर्म में लगभग फेल होते होते बचा। इसके अलावा जो मैं साइकिल से जाता था, तो एक तो जाते जाते बहुत थक जाता था जाते आते। दूसरी बात क्या होता था, बच्चे मुझे, चूँकि मैं दिखने में लुक साइड बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छी हाइट वेट नहीं थी, लड़ाई झगड़े में ठीक था इससे पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद ग्रुपिज़म चलता था। ग्रुपिज़म मतलब ग्रुप में लड़ाइयाँ होती थी, और मैं पढ़ाई पे थोड़ा इस समय तक ज़्यादा फोकस्ड हो चुका था, क्योंकि 8th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी, तो मन था कि यार पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे पढ़ाई करेंगे, अच्छा नाम करेंगे। बट बच्चों ने वहाँ टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, बुली करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग नामों से पुकारते थे, यहाँ तक कि इतने घटिया घटिया नाम कि मैं यहाँ पर वीडियो में आप वो नाम ले भी नहीं सकता। बहुत बुली करते थे, बहुत सताते थे। कोई बच्चा नीचे जाता था क्लासरूम से, बिल्डिंग से नीचे जाता था, और जाके उन्होंने मेरी साइकिल पहचान ली थी, उसका हवा निकाल देते थे। तो वहाँ से 15 किलोमीटर से दूर से मैं साइकिल को रेंगता हुआ लेके आता था अपने घर तक। अब आप बोलेंगे फिर उसको रिपेयर क्यों नहीं करवा लेते थे, पंचर को रिपेयर करवाने के लिए मुश्किल से 10 रुपये मिलते थे। तो मैं सोचता था कि उसमें कुछ खा लें या उसको बचा लें, ताकि कुछ खाने के काम आ जाएगा। उस टाइम पे पॉकेट मनी इतनी मिलती नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना, नाम ही है स्ट्रगल स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन, ऑफ अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मैन। तो हमारी फैमिली बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में स्टैंड करती थी। पापा का वेल्डिंग का काम था। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत दिक्कत थी, लेकिन बहुत अच्छी भी सिचुएशन नहीं थी, नहीं तो मेरे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते वो। तो पैसे बहुत ज़्यादा मिलते नहीं थे, और जो मिलते थे वो भी खाने का मन करता था कि भाई बाहर से कुछ चीज़ खा लें, तो उसके लिए घर वालों से अलग से मांगेंगे तो वो देते नहीं थे। तो इसलिए उसी पैसे को मैं बचा के रखता था। तो इसलिए मैं 1-2 बार पूछा मैंने रिपेयर करने वाले अंकलों से कि भाई पंचर हो गया कितना लेंगे, तो वो बोलते थे 10 रुपये। 2 रुपये का उस टाइम पे रिपेयर होता था, लेकिन वो मेरे से 10 रुपये मांगते थे। तो मैं भी जिद्दी था, वो भाग मिल्खा भाग में आपने देखा है ना, कि वो बोलता कि हवलदार के घी का डब्बा यहीं छोड़ जा, तो बोलता नहीं छोड़ूंगा, तो बोले चल एक छोड़ जा एक ले जा, बहस होती है तब। तो वो मिल्खा वाली बात थी कि मेरा था कि डब्बे तो मैं दोनों लेके जाऊंगा, यानी कहने का मतलब साइकिल तो मैं पैदल भी लेके जाऊंगा, लेकिन तेरे को पैसे नहीं दूंगा 10 रुपये। 2 रुपये के बदले तू 10 रुपये मांग रहा है साइकिल रिपेयर के, पंचर रिपेयर के, मैं कैसे दे दूँ? मेरे को वो चीज़ शुरू से मेरे अंदर था कि जो गलत है वो गलत है, तो वो चीज़ मैं करता ही नहीं था, मैं पैदल लेके आ गया था। तो 1-2 बार ऐसा हुआ, फिर मेरे पापा मेरे से पूछते थे तू ऐसे क्यों करता, पैसे क्यों नहीं खर्च कर लेता? तो मैंने बोला पापा ऐसी ऐसी बात है, वो लोग 10 रुपये मांगते रिपेयरिंग का, उस ज़माने की बात है, 2003-4 की बात है। तो बोले ठीक है, अगली बार से तुम ऐसा मत करना, तुम जो है वो पैसे एक्स्ट्रा ले जाया करो। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चीज़ें तो होती रही, मैंने पापा को बताना भी बंद कर दिया, और इतना ज़्यादा फिर ये केस होता भी नहीं था। फिर दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। दूसरी चीज़ें क्या, क्लास के अंदर मुझे टॉर्चर करना, बुली करना, ग्रुप में 1-2 बार लड़ाइयाँ हुई, मैंने हाथ उठाया तो सारे ग्रुप के लड़के आके मुझे मार पीट के चले गए, अलग अलग नामों से बुलाना। हमारा स्कूल एक कोएड स्कूल था, तो लड़कियों के आगे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वल्गर नामों से बुलाना, ठीक है, वो नाम मैं आपके सामने ले भी नहीं सकता। तो बस इतना समझिए कि वो मेरे लिए हेल मतलब नरक वाली सिचुएशन थी। मैंने अपने पापा को बोला भी कि पापा ये बहुत ही बुरा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो क्यों ना आप मेरा स्कूल चेंज करवा दो। तो ये करीब 9th-10th की बात है। तो पापा बोले कि बेटा देख, स्कूल में चेंज कर दो, लेकिन क्या होगा अगर उस स्कूल में भी यही चीज़ें हों? तो इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे एडमिशन मिला है, तो तुम अपने से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई करो। लेकिन मैं पापा को कैसे समझाऊँ? वो अपनी जगह ठीक थे कि अगले स्कूल में भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आप मेरी सिचुएशन भी समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब आज भी मैं वो सीन याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब आप ये समझने की कोशिश करो कि मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। तारे ज़मीन पे फिल्म में आपने देखी दरसीन सफारी की और आमिर खान की, उसमें जो बच्चे को बुली किया जाता है, जिसकी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता है और वो किसी को बता नहीं पाता। हालांकि मैं यहाँ बताता था पापा को, लेकिन पापा बोलते थे बेटा अगर मैं जाके उन बच्चों से लड़ाई भी करूँ तेरे बदले कि मैं उनको मार पीट दूँ, तो कल को वो भी अपने फादर को लेके आएंगे और वो भी मारेंगे पीटेंगे।
तो सिचुएशन ये है कि मैं यहाँ पर बच्चों के बीच में नहीं आ सकता। तो पापा दोनों ही जगह सही थे, मैं मना नहीं करता। पहला कि भाई स्कूल से अगर हटाते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो भी ज़रूरी है कि वहाँ पे भी यही चीज़ें होंगी। दूसरी बात कि अगर मैं तुम्हारे बदले जाके लड़ाई झगड़ा करूँ या उन बच्चों को मारूँ करूँ या प्रिंसिपल से कंप्लेन करूँ, तो क्या गारंटी कि वो ये चीज़ नहीं करेंगे। और मैंने कई बार स्कूल के टीचर्स को भी बोला, अपने क्लास टीचर्स को भी बोला, बट उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मेरे बेसिकली बड़ी क्लासेस में 10th तक किसी तरीके से झेला मैंने। और 10th तक मतलब 2 सालों के अंदर मेरी मनोदशा ये हो चुकी थी, मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यार कि ये तो होना ही, अब कुछ नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक तरीके से बोलूँ कि आपने अगर देखा होगा ना कि झुंड होता है ना एनिमल्स का, लेट डॉगीज़ का ही देख लो, कुत्तों का, तो कुत्तों के झुंड में जैसे खुजली वाला कुत्ता होता है ना, उसको बिल्कुल बाकी कुत्ते अलग कर देते हैं। उसी तरीके से हमें एक साइड हमारे यहाँ से, हमारी तरफ से 2-4 बच्चे जो भी मेरे साथ जाते तो उन सबको एक अलग साइड कर दिया गया था। उनसे कोई बात नहीं करता था, उनको पूरा बाइकाट कर दिया गया था। उनको कोई टीचर नहीं पूछता था, उनको कोई बच्चा नहीं पूछता था, ना वो पढ़ने में थे, ना ही उनका कोई लाइफ में फोकस था। और मैं अगर फोकस करने की कोशिश करता था तो मुझे मतलब बुली किया जाता था, चिढ़ाया जाता था, मेरा मॉरल डाउन किया जाता था, ऐसा बहुत कुछ किया जाता था कि जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता था मैं बहुत खुश होता था। ऐसा होता था भगवान आज आपने मतलब बहुत कृपा कर दी। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था कि ये सोचता था मैं कि मुझे ना ही स्कूल जाना हो तो पढ़ाई छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। बट मजबूरी थी, उस सिचुएशन में भी मैंने ये डिसाइड किया 10th तक जाने जाते कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। 11th में आया तो सोचा, 10th के बाद 11th में आया, जब बच्चे सोचते हैं ना कि हाँ भाई अब कुछ नया करेंगे, अब एक नई क्लास आई है, एक बार नई शुरुआत करेंगे। तो जब मैंने सोचा कि 11th में कुछ नई शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पर मुझे आज भी याद है कि सीट पे आगे बैठने की कोशिश कर रहा था कि भाई टीचर का लेक्चर अच्छे से सुनाई पड़े, अच्छे से रिस्पॉन्स करूँ, टीचर की नज़रों में आऊँगा तो आगे बैठता हूँ। पर वहाँ हुआ क्या, जिस दिन मैं आगे बैठा तो वहाँ पर सामने वाले ने बोला ये मेरी सीट है तो तुम नहीं बैठ सकते हो। मैंने बोला बट ऐसा क्यों? तो बोला जो पहले आता वो बैठता है। तो बोला ठीक है, कल मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। मैं गया और मैं अगले दिन सुबह 6 बजे पहुँच गया और मैं स्कूल में आगे बैठ गया। लेकिन फिर वो आया तो उसने बोला नहीं, ये सीट मैंने मतलब एक तरीके से अपने नाम कर रखी है और तुम्हें हटना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमने बोला था कि जो पहले आएगा वो बैठेगा। तो मैं बैठा, मतलब कोशिश की बैठने की, बट उसने मुझे आज भी याद है फिजिकली मेरे से स्ट्रॉन्ग था, बड़ा था, तो उसने खींच के घूंसा मेरे मुंह पे मारा। और मतलब मैं कहीं ना कहीं मॉरल डाउन तो हो ही गया था, चोट भी लगी थी, रो भी रहा था। और उस दिन के बाद से तो मतलब मेरा जो आत्मविश्वास वो बिल्कुल ही टूट गया। उसके बाद मैंने मान लिया था कि हाँ ठीक है, अब जो हो रहा है होने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो फिर मैं बिल्कुल लास्ट वाली सीट पे बैठता था। वही जो 2-4 बच्चे होते थे जो पीछे बैठते थे, जिनके लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई गोल नहीं था और बस फालतू की बातें करे रहते थे, उनके साथ मैं बैठता था। और कहीं ना कहीं फिर लाइफ का एक जो आत्मविश्वास था, जो स्टूडेंट लाइफ में कुछ करने की इच्छा थी ना कि हाँ भाई अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी ग्रोथ करनी, सब खत्म हो गया था। फिर मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती थी। अब आप बोलेंगे ये तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या था, आपने कैसे इससे मतलब निजात पाया, जो आप मेरे को इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहते हैं। देखिए मैंने इसके बाद ये डिसाइड किया कि मैं अब जो भी हो पा रहा है सर्वाइव करना है, मतलब किसी तरीके से। मतलब मेरे को एक चीज़ समझ में आती है जीवन में कि 2 चीज़ें होती हैं, जीवन जीने के 2 तरीके हैं। या तो आप जिन चीज़ों को फेस कर रहे हो प्रॉब्लम को, उनको बदलने के लिए ताकत लगाओ। और अगर आप ताकत लगा के हार जाते हो, थक जाते हो, या आपको लगता है कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, जैसे कि मुझे पता था मैं ग्रुप में इतने बच्चों से नहीं जीत सकता, ये साउथ की फिल्म तो चलने के आया और डिशुम किया, रजनीकांत की तरह सिचुएशन को बदल दिया। तो मुझे पता था कि मैं नहीं जीत सकता इनसे। तो मैंने वहाँ दिमाग लगाया और मैंने क्या किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे समाज ऐसा ही है, आप अगर इस समाज को बदल नहीं सकते तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने वहाँ पर दूसरा रास्ता अपनाया। मैं उसको बदल नहीं पाया, पहले मैंने कोशिश की 1-2 साल बदलने की, बट अकेले मैं नहीं कर पाया उस चीज़ को। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अब इनको एक्सेप्ट कर लूँगा। अब ये जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, नहीं तो फिर ये और चिढ़ाएंगे और मेरे को वल्गर कमेंट करेंगे। फिर मैंने क्या किया बेसिकली कि कुछ टाइम बीता और मैं पीछे बैठने लग गया, धीरे धीरे उस माहौल में एडजस्ट हो गया और थोड़ा बहुत जो भी रिस्पॉन्स कर पाता था टीचर्स वगैरह वो रिस्पॉन्स करता था। फिर 11th क्लास में मुझे एक किस्सा याद है, जब मेरी एक मैम थी अकाउंट्स की, नाम तो याद नहीं उनका, शायद सुनीता नाम था बट नाम याद नहीं है अभी एग्जैक्ट। तो वो अकाउंट्स की मैम थी और वो विडो थी, बट उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्ट करती थी और मदर की एज की थी। बट उनको क्या था कि 12th वालों को फेयरवेल देने के लिए उनको मेन हेड बनाया गया था।
तो उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी थी कि 11th वाले फेयरवेल अगर 12th को देंगे तो उसमें सिंगिंग वगैरह होना चाहिए। तो कोई एक स्टूडेंट को ढूंढ रही थी 11th में सभी सेक्शंस में जो अच्छा परफॉर्म कर सके। अब सोचिए आप, इतना मॉरल डाउन होने के बाद जब मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल तीसरा साल है, 1 साल और, ज़िंदगी के 4 साल ये लोग मुझे परेशान कर सकते हैं, ज़िंदगी के अगले 40 साल में अपने हिसाब से जीऊँगा। ये मैंने अपने मन में ठान लिया था, ज़िंदगी के 4 साल ये लोग मुझे परेशान कर सकते हैं, 40 साल में अपने हिसाब से जीऊँगा। तो मैंने ये डिसाइड करके अपने माइंड को सेट करके मैं एकदम रिगिड होकर वहाँ पर जाता था डेली, मन को एकदम दिल को मजबूत करके वहाँ जाके बैठ जाता था। और जो भी वो बोलते रहते थे कमेंट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, अपने काम पर फोकस, मारना पीटना जो भी उनका चला रहता था उसको टॉलरेट करता था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर किसी के साथ हो तो वो आत्महत्या करने की सोचेगा। मैंने भी एक आध बार सोचा था बट मैंने हिम्मत रखी और नहीं किया। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इस चीज़ से उभरा। फिर मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था कि ठीक है, ज़िंदगी के 3 से 4 साल, ठीक है, जिसमें से 2 साल निकल गए थे, 11th चल रही थी। 11th में फिर मैंने वो किस्सा मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने अपने आप को थोड़ा सा उस क्लास में अप किया। तो जब सिंगिंग के लिए मैम को ज़रूरत थी किसी लड़के की, तो 2-3 लड़कों ने हाथ खड़ा किया और मैम ने उनको बुलाया। तो किसी की वॉइस अच्छी थी, मुझे आज भी याद है, मेरा एक फ्रेंड था मनीष, उसकी वॉइस अच्छी थी तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। एक बच्चे में कॉन्फिडेंस था तो उसकी वॉइस अच्छी नहीं थी, एक में सुर लय अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके, आप समझ नहीं सकते, इतना बोली होने के बाद बड़ी हिम्मत करके अपना हाथ यूँ खड़ा किया कि मैम मैं एक बार ट्राई करूँ। तो बच्चे मुझे पहले ही चिढ़ा रहे थे। जब मैं वो बना होता ना चबूतरा सा जिस पे खड़े होकर टीचर लेक्चर देते हैं, वहाँ खड़ा था तो बच्चे मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे। मैम मेरी तरफ देख रही थी, बच्चों की तरफ नहीं देख रही, तो बच्चे मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तू वो गाना गाएगा, शकल देखी अपनी, एसेट्रा, बहुत सारे कमेंट आए मेरे को। बट मैंने उनकी तरफ फोकस नहीं किया, मैंने साइड में खिड़की थी, खिड़की की तरफ फोकस किया और गाना गाना स्टार्ट किया। और गाना था गैंगस्टर मूवी निकली थी उस टाइम, उसका गाना था क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है। और मुझे आज भी याद है वो गाना मेरा इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि बाद में बच्चे मुझे अपनी गोद में उठा के, वही बच्चे जो मुझे बुली करते थे वो मुझे अपनी गोद में उठा के चबूतरे पे लाके, वहीं जहाँ टीचर लेक्चर देते वहाँ पे जब क्लास नहीं होती थी और एक्स्ट्रा पीरियड वगैरह होते थे और टीचर अवेलेबल नहीं होते तो वो आके बोलते थे भाई प्लीज़ अपना गाना सुना दो और हम तुम्हारा होमवर्क भी कर देंगे। तो ये वही बच्चे थे जो मेरा टॉर्चर करते थे। तो मैंने कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला कि भाई लड़ाई से ना सही, प्यार से, सिंगिंग से, किसी भी तरीके से आगे बढ़ना और साथ में अपने दिल को मजबूत कर लेना है कि ठीक है 3 से 4 साल ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे लेकिन अगले 40 साल में अपने हिसाब से जीऊँगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसको टैकल करते रहना है। और उसके बाद फिर अगर मैं आपको एक थोड़ी सी लंबी कहानी सुनाऊँ, अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहें, तो 12th था, पास आउट हुआ मैं, बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी मेरी 10-12 दोनों में, उस पर कभी हम और चर्चा करेंगे। मतलब अराउंड 60 to 65% के बीच में परसेंटेज थी मेरी, एक एवरेज स्टूडेंट कर सकते हो, क्योंकि मेंटली इतना टॉर्चर हो गया था तो पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाता। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल था लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मैं ये मान के चलो कहीं ना कहीं 12th पास आउट हुआ और वही पास में, चूँकि फादर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, कॉलेज में एडमिशन लेना था, शुरू से इच्छा थी कि लाइफ में कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ अलग करना है जो मेरे ख़ानदान में कभी किसी ने ना किया हो, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है। तो मैंने पास ही में एक, वैसे तो आधी दिल्ली घूम गया था मैं ये पता करने के लिए कि क्या कोर्स करना चाहिए जो थोड़ा डिफरेंट हो, जिसमें अच्छा एक्सपोजर मिले, अच्छा स्कोप हो। तो पता करते करते आधी दिल्ली घूमने के बाद मुझे समझ में आया, लगभग मैं आधी के सारी दिल्ली घूम लिया था लेकिन मेजोरिटी दिल्ली तो घूम ही लिया था मैं। तो आधे से ज़्यादा दिल्ली घूमने के बाद ये चीज़ समझ में आई मुझे कि BCA उस टाइम एक नया कोर्स लॉन्च हुआ था, यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस का एक छोटा मोटा कोर्स था जो उस टाइम पर बड़ा पॉपुलर हुआ था क्योंकि नया नया निकला था और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है। कंप्यूटर आगे टॉप सेक्टर सुनने में आता था, कंप्यूटर सेक्टर और एविएशन सेक्टर बहुत बूमिंग है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं BCA में एडमिशन लूँगा। और उस टाइम जब रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचते थे तो या प्राइवेट से रेगुलर कॉलेज में लेने की सोचते तो फीस बहुत ज़्यादा था, 1.5 लाख के आसपास। मैंने पापा को बोला बट पापा बोले कि इतनी महंगी फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता।
टीचर था वो फॉर्म भरवा के उसने फ़ीस पहले ले ली और क्लासेस के टाइम पे रात को 10 बजे क्लासेस देता था, 8 से 10 बजे के बीच में। उसमें भी 1.5 घंटे 2 घंटे पौने 2 घंटे तो वो फीमेल्स पे ही ध्यान देता था पूरा, गर्ल्स को आगे बढ़ा के उनको स्पेशल क्लास देता था। और हमारे टाइम पे जब मेरा नंबर आता था 5 से 10 मिनट मुझे टाइम देता था और फ्री, मतलब एक तरीके से उसने टाइम पास किया और पैसे लूटे मेरे से। मैं खुल के बोलूँगा उस इंस्टीट्यूट का नाम है मैथ्स पॉइंट, आज भी नागलोई में भूतों वाली गली में वो मौजूद है, उसका नाम है मैथ्स पॉइंट। कभी मत जाना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कभी भी उस इंस्टीट्यूट में, अगर आप नियर बाई हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कभी उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लेना, फ्रॉड है वो बंदा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, फिर मुझे लगा कि कोचिंग भी अच्छी मिली नहीं और पैसे भी लगभग ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे 3000 रुपये फ़ीस दी थी मैंने, और मुश्किल से मैं एक महीने में कमाता ही 3000 रुपये था। किसी सीए के ऑफिस में लगा था तो छोटा मोटा एक इंटर्नशिप कर रहा था, तो उसमें मेरे को थोड़ी बहुत मिल जाती थी फीस, जो भी अपने खर्चे बर्चे के लिए। बट चीज़ें वर्क नहीं की और फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा। जब मैं पहले पेपर में बैठा, टोटल 7 पेपर थे पहले सेमेस्टर में। बीसीए वगैरह जैसे कोर्सेज में सेमेस्टर होते हैं, यानी 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होते हैं। तो पहले साल के पहले सेमेस्टर में, यानी जो वेरी फर्स्ट 6 महीने बाद एग्ज़ाम थे, और 6 महीने कैसे बीते पता भी नहीं चला। क्लासेस ली, कुछ समझ नहीं आया, ट्यूशन लिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उसने ढंग से पढ़ाया ही नहीं। तो मैं गया और मैंने पेपर दिया। पहले ही पेपर में, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेपर, मुझे पता चल गया था कि मैं फेल होने वाला हूँ। तो मैंने एक बहुत ही, आप कहेंगे, ठोस डिसीजन लिया, बहुत ही टेढ़ा डिसीजन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लिया कि मैं ये डिग्री ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। मेरे को फेल होना मंजूर नहीं है। लाइफ में आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आई है, तो आज कैसे, तो मैं इस कॉलेज को, इस डिग्री को ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत हर्ट हुआ कि नहीं यार, पापा ने पैसे दिए और मैं कर नहीं पाया, और मेरी लाइफ का सपना था कि बीसीए करना है। मतलब एक तरीके से मेरी एक जिद थी कि सब बीसीए करना है। तो मैं वापस निकलता तो मुझे आज भी याद है, उस कॉलेज से वापस निकलता तो मैंने कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ देखकर डिसाइड किया था कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं वापस आऊँगा कुछ टाइम बाद, और फिर इसी कॉलेज से, तुम्हारे इंस्टीट्यूट से ही यही डिग्री फिर से लेकर दिखाऊंगा, और तब मैं सक्सेसफुली इस डिग्री को कंप्लीट करूंगा। और वही हुआ। जब मैंने 2008 में ड्रॉप आउट किया था, तो 2008 से लेके 11 तक तो मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ थोड़ा बहुत अर्निंग्स करता था और ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। और बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी तो घर वालों को देने के बाद कुछ बचता नहीं था, और मैं खाने पीने का थोड़ा शौकीन था। तो मतलब मैंने बेसिकली खा पी के ही मोस्टली पैसे ख़त्म हो जाते थे। मतलब 2-3 हज़ार रुपये आते तो 1000-2000 तो ऐसे खा पी के ही बाहर चाउमीन बर्गर इसी में ख़त्म हो जाते थे, और 1-2 हज़ार बचते थे वो घर वालों को दे देता था। फिर 2011 के बाद थोड़ी सेविंग जो हुई थी मेरे पास, उन्हीं सेविंग्स में से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बचाने लग गया था मैं पहले, तो उन्हीं सेविंग्स में से मैंने क्या किया, कुछ पैसे अपने लिए रखना स्टार्ट किया। तो वहीं से 12-15 हज़ार रुपये बचा के मैंने वहाँ से, नागलोई में एक इंस्टीट्यूट है हाइट्स के नाम से, वहाँ पर मैंने कंप्यूटर कोर्सेज सीखना स्टार्ट किया। और कंप्यूटर कोर्सेज सीखते हुए मैंने 1 से 2 साल में लगभग सभी कोर्सेज सीखे, और 1 साल बाद फिर उन्हीं इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे एज ए टीचर हायर कर लिया था। तो 1 साल वहाँ पढ़ाया भी मैंने 2012 से 13 तक। फिर 2014 में कहीं जाके मैंने वापस वही भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद वहाँ से डिग्री सक्सेसफुली 2017 में आफ्टर मैरिज, मतलब मेरी शादी होने के जस्ट एक सेमेस्टर जो लास्ट रह गया था, 6ठा सेमेस्टर, तो मेरी शादी होने के बाद मैंने उसके पेपर्स दिए। यानी मेरी शादी हुई थी अक्टूबर में और पेपर थे दिसंबर में। तो मतलब मैं पढ़ाई भी ऐसे करके जाता था कि कल पेपर है तो आज एक दिन पहले सुबह, मतलब आज पेपर है सुबह 10 बजे, तो मैं 7 बजे उठता था और 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करके और पेपर देने रास्ते में पढ़ते हुए जाता था। क्योंकि चीज़ें मोस्टली मैंने जब कंप्यूटर सीखा था ना, उसी टाइम पे समझ गया था मैं, कंप्यूटर में सब कुछ, प्रोग्रामिंग सब कुछ मैं सीख चुका था। तो मतलब बाकी लोग डिग्री के साथ साथ नॉलेज लेते हैं, मैंने नॉलेज पहले ली थी और डिग्री फिर बाद में लिया। तो ये मेरा थोड़ा अलग स्टाइल था, अलग तरीका था अपनी डिग्री को पूरा करने का, क्योंकि मैं सब कुछ जानता था, तो जाके मुझे पेपर में लिखना था, और फिर मैंने 2 से 3 घंटे के रिवीजन में चीज़ें सही हो जाती थी। जाके पेपर दिया, डिग्री ली, 2016 में डिग्री, मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया था वो डिग्री का। लेकिन 2017 में मुझे आज भी याद है, 14 फ़रवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन मेरी डिग्री आई, और उस दिन मैं बहुत खुश था। मैंने गया कॉलेज से, अपना देखा, मार्कशीट ली, और वहाँ से जाते हुए मेरे नियर बाई स्कूल था, उसमें एक पार्क था, वहाँ पे गया, स्कूल के अंदर गया, महसूस किया, फील किया कि कितना अच्छा होता है एक डिग्री हासिल करना पाना, और सपने को सच करना, पूरा करना, अपने कमिटमेंट को पूरा करना कितना अच्छा होता है, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। कभी भी अपने आप से जो वादा करो उसको ज़रूर पूरा करो। मैंने अपने आप से वादा किया था कि इसी कॉलेज से मैं यही डिग्री वापस लेकर दिखाऊँगा, बस थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अपने आप से किया हुआ मैंने पूरा किया, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब आप उस इमोशन को बस महसूस कर सकते हो, शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। तो 2017 में इस तरीके से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की।
और बाकी फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे बहुत ही सारे किस्से कहानियाँ हैं, तो हम आगे फर्दर किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत कुछ होगा दोस्तों, बस इस चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए डालूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और जो नोटिफिकेशन का बेल होगा उसमें ऑल का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।